ओके तो गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी देख लिया, पावर पॉइंट भी देख लिया। अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या काम होता है, क्यों काम होता है, उसको देखते हैं। चलो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसका पार्ट होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट होता है। और कई लोग कहते हैं कि हमारे पास एमएस एक्सेल नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है बच्चे। अगर आपने ऑफिस इंस्टॉल किया है तो उसमें एमएस एक्सेल भी आपके साथ में आता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एमएस ऑफिस के अंदर ही आपको एमएस एक्सेल मिल जाएगा। मैंने स्टार्ट बटन ओपन किया, स्टार्ट बटन प्रेस किया, देन एक्सेल लिखा, EXCEL। देन जैसे मेरे पास 2016 है, दिस इज माई एक्सेल। ठीक है, मैंने मैक्सिमाइज किया, ब्लैंक वर्कबुक, इसे हम वर्कबुक बोलते हैं, याद रखना। पहली बात तो एक्सेल का आपको इतना बेसिक तो पता होना चाहिए कि बच्चे कि ये आपका रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में आपका डेटा होता है। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, दीज आर कॉलम्स एंड दीज आर रोज। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, 1 2 3 4 5 दीज ऑल आर रोज। ये सारी रोज हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये शीट्स हैं, ये वर्कबुक की हमारी शीट नंबर 1 है, ये शीट नंबर 2 है, ये शीट नंबर 3 है। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, जब टेंथ क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास में जब टीचर्स लोग रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं 40 बच्चों का, 30 बच्चों का, तो उनको क्या करना पड़ता है, सबके मार्क्स उन्होंने एंटर किए एंड देन सिंपली उन्होंने एक सम नाम का एक सम किया एंड देन उन्होंने उसका परसेंट कैलकुलेट किया, उनका ग्रेड कैलकुलेट किया। तो ये सारी चीज़ें किसमें होती है? एमएस एक्सेल में। ठीक है, एमएस एक्सेल में एक टीचर शीट 1 पर, एक टीचर शीट 2 पर, एक टीचर शीट 3 पर, इस तरीके से हम डिवाइड करके बना सकते हैं। नॉट ओनली दिस, आप इनका रीनेम भी कर सकते हैं, राइट क्लिक रीनेम। ठीक है, बट अभी कोई जरूरत नहीं है, हमें यहाँ दिखना है। ठीक है, तो चलो हम एक काम करते हैं, अपन 5 बच्चों का सपोज डेटा बनाते हैं फटाक से। ठीक है, 5 बच्चों का डेटा मैं फटाक से टेबल बना देता हूँ, इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ मैंने डेटा इंसर्ट नहीं किया क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कुछ बताने वाला हूँ। पहले सबसे पहले ये देखो, ये इसे हम फॉर्मूला बार कहते हैं, ये एड्रेस रहता है बच्चे। सपोज मैंने इस सेल को, इसको हम सेल बोलते हैं, मैंने इसको क्लिक किया तो ये ई कॉलम का 5th रो का, जहां पर ई कॉलम और 5th रो इंटरसेक्ट करेंगे वो एक सेल कहलाएगा, और इसका पर्टिकुलर का एड्रेस क्या होगा? E5। अगर आपको यहाँ से नहीं पता चलता है तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे एड्रेस, यहाँ पर आपको G7 एड्रेस मिल जाएगा। खैर G7 तो मेरे मोबाइल भी है, G7 Pro। ये समझ में आया आपको? इतना क्लियर है? ठीक। अच्छा, मैंने ये खाली क्यों छोड़ा? आप लोग बोलेंगे खाली क्यों छोड़ा? बच्चे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक बच्चे का नाम लिखूँ, एक मार्क्स लिखूँ। तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन तरीकों से आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर गौर करेंगे, परसेंट जो लिखा है यहाँ पर, आप ये जो कॉलम्स है ना, आप इसको अरेंज कर सकते हो, बड़ा छोटा। ठीक है, बड़ा छोटा आप अरेंज कर सकते हो कि वो दिखे ना दिखे। सपोज एड्रेस वाला कॉलम आप उसको और बड़ा करेंगे और छोटा करेंगे। ठीक है, नेम वाला कॉलम आप और छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे। सपोज मैंने पहला नेम लिख दिया, सपोज सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। ठीक है, और मैंने क्लास, बट ये देखो, ये सुब्रमण्यम पूरा आगे तक चला गया, कितना अजीब सा लग रहा है। और मैंने क्लास में 10th लिख दिया, तो वो सुब्रमण्यम लिखा हुआ है बट वो विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है। तो जब आपका डेटा विजिबल ना हो या फिर पीछे चला जाए, या फिर कई बार आप कहीं से इंटरनेट से कॉपी करेंगे तो हैश हैश करके आता है। हैश हैश करके क्यों आता है? वो हैश हैश इसलिए आता है क्योंकि वो जो फील्ड का जो साइज है, इस कॉलम का जो साइज है वो अप्रोप्रिएट नहीं रहता है, यही कारण है। तो जैसे कि यहाँ पर सुब्रमण्यम पूरा नहीं दिख रहा है, तो मैं या तो इसको पकड़ के एक्सटेंड कर दूँ, या फिर सिंपली यहाँ पर मैंने एक ओम लिखा हुआ है, छोटे बड़े नाम। तो अगर मैं इस कॉलम पर जाकर डबल क्लिक कर दूंगा, इस पर डबल क्लिक मैंने किया, जैसे ही आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही इस पर डबल क्लिक किया तो ये क्या कर देगा? ऑटोमेटिकली जो सबसे बड़ा नाम है ना, उसके हिसाब से आपके कॉलम को अरेंज कर देगा। ये देखो, परसेंटेज नहीं दिख रहा है, मैंने इसके कॉलम पर गया, ऊपर डबल क्लिक किया, इसने परसेंटेज के हिसाब से कॉलम को अरेंज कर दिया। ठीक है, ये ग्रेड जो है, ग्रेड के हिसाब से इसने अरेंज कर दिया। मतलब जितना बड़ा टेक्स्ट होगा उतना ही बड़ा हम कॉलम का साइज लेंगे, फालतू में वेस्ट नहीं करेंगे, वेस्टेज से बहुत चिड़ा हमको वैसे भी। मतलब समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, बिजली बचाओ उन्नति लाओ। इसके बाद देखो आप, अब मैं नाम सबके अलग अलग लिखूँ, 10th का ये सब अलग लिखूँ, तो बच्चे क्या नाम है इसका? एमएस एक्सेल ने हमें इतना अच्छा फीचर दिया है। अब मैं नाम ना लिखे, एक काम करता हूँ, जनवरी, पहले बच्चे का नाम है जनवरी, जैन, सपोज जैन। मैंने यहाँ पर प्लस का साइन दिख रहा है, मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक किया और मैंने एक्सटेंड किया। ठीक है, तो ये जैसे मैं एक्सटेंड करूँगा और छोड़ दूंगा तो ये सारे मेरे बच्चों को नाम हो गए, जैन फैब, ये बच्चों के नाम है सपोज। ये कितना अच्छा फीचर दिया है इसने। अब 10 को भी मैं अगर राइट साइड से पकड़ के, राइट बॉटम से पकड़ के इसको खींचूंगा तो देखो ये पूरा 10 सेम ले आया। लेकिन आप लोग बोलेंगे सर ये जेन फैब ले आया और ये 10 ही ले आया, क्या ये 10 11 ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। कैसे ला सकता है? सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड देन डिलीट मार दिया, मैंने यहाँ पर लिखा 10, और मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँ, नॉट क्लिक करूँ और नीचे ड्रैग करूँ तो सिंपली 10 प्रेस करेगा, 10 पे एंटर करेगा। बट अगर मैं कंट्रोल भी दबा के रखूँ साथ में अगर मैं कंट्रोल भी दबा के रखूँ तो ये एक इंक्रीमेंट करता जाएगा। और फिर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया, ये देखो 10 11 12 13 14, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें 10 वाला ही चाहिए। तो मैंने इसको तुरंत से डिलीट मार दिया, वो तो आपको बताने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, देन मार्क्स 1, सपोज मार्क्स 1 हमने लिखा है, इसके मार्क्स है 61, इसके मार्क्स हैं हमारे 58, मार्क्स 3 हैं इसके 57, मार्क्स 4 हैं 56 एंड देन 68। ठीक है, सपोज ये सारे मार्क्स। अब क्या मैं मार्क्स में एंटर करता जाऊँ?
अरे बड़ा टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा मैं क्यों ना वही वाला ये वाला फॉर्मूला अपना दूँ, एक एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूँ, क्योंकि सिर्फ आपको समझाना ही तो है। कंट्रोल प्रेस किया, देन मैंने ड्रैग किया, ये देखो ठीक है, एक एक किसने इंक्रीमेंट कर दिया। कंट्रोल प्रेस किया, ड्रैग किया, एक एक इंक्रीमेंट कर दिया। कंट्रोल किया, ड्रैग किया, इंक्रीमेंट कर दिया। कंट्रोल किया, ड्रैग किया, एक एक इंक्रीमेंट कर दिया। कंट्रोल किया, ड्रैग किया, देखा आप लोगों ने मैंने कितनी जल्दी टेबल बना दिया। इतना क्लियर है? ठीक है, अब मुझे टोटल करना पड़ेगा। चलो जल्दी से कैलकुलेटर निकालो, मार्क्स इन मार्क्स 1 मार्क्स 2 सबको कैलकुलेट करो। अरे इतना टाइम किसके पास है? पहले देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कॉलम का नाम है, कॉलम का नाम है। आप इसकी ना बैकग्राउंड वगैरह में स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो, आपको जैसा उचित लगे। ठीक है, आप इसका साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हो ताकि ये जो कॉलम का नाम है वो अच्छे से दिखे। आप पूरे डेटा का भी कर सकते हो, नो इशू। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं एक काम करता हूँ, सबका साइज़ ही बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसको अपन बड़ा करना, तो कैसे बड़ा करेंगे? हम क्या करेंगे, इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सपोज मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया और इसका साइज़ हमने यहाँ से बढ़ा दिया, ये देखो अब विजिबल है। चलो अब विजिबल है। आप बोल रहे हैं सर इसका कलर भी चेंज कर दो, लो हमने कलर भी चेंज कर दिया आपके अकॉर्डिंग। ब्लू दिख रहा है, हाँ ये ठीक है, ये कलर आपने चेंज कर दिया। सर आप लोग बोलेंगे सर बोल्ड भी करना है, ये लो बोल्ड भी कर दिया। ठीक है, ये देखो सुब्रमण्यम नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर डबल क्लिक किए, देखो सुब्रमण्यम हमारा दिखने लगा। ठीक है, अब चलो कैलकुलेटर निकाल के हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 61 + 58 + 57 56 68। अगर कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती तो एक्सेल हमारे किसी काम का नहीं था। ये कारण है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं MS एक्सेल में, जिनको यूज़ करके हम एक नहीं कई सारे काम कर सकते हैं। सपोज पहला काम, मुझे इन सब का सम चाहिए, M1 M2 M3 M4 M5 सभी मार्क्स का मुझे टोटल चाहिए। किस सेक्शन में? टोटल सेक्शन में। मैंने टोटल पर यहाँ पर क्लिक किया, इस सेल पर, यहाँ इज इक्वल्स टू किया मैंने, एंड देन मैंने लिखा सम। याद रखना, देखो सम अपने आप फंक्शन आ गया एक। मैंने अच्छा फंक्शन देखो कैसे होता है। फंक्शन जिसके पास भी डबल कोट्स ये सर्कुलर ब्रेसेस लग जाए, समझ लेना वो एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब जो कुछ एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे। सम के अंदर में गया, ठीक है, और मैंने क्या किया, एक काम करो, मैंने आपको बताने के लिए वो कर दिया था। मैंने सम का ब्रैकेट ओपन किया, मैं इसका एड्रेस लिखना पड़ेगा मुझे। इसका एड्रेस क्या है? C2। तो मैं क्या लिखूँ? C2 लिखने के बाद मैं क्या करूँगा? कोलन। याद रखना कोलन और सेमी कोलन में फ़र्क होता है। दिस इज कोलन, ये देखो मैं आपको बता दूँ, ये कोलन है डबल डॉट्स, और अगर ऊपर वाला डॉट है और नीचे वाला कॉमा है तो वो सेमी कोलन है। इतना क्लियर है? अब C2 को लिखा मैंने, बट मुझे C2 से कहाँ तक सम चाहिए? मुझे C2 से सम चाहिए है ये तक, G2 तक। यहाँ पर G लिखा हुआ है, G2 तक मुझे सम चाहिए। तो मैं क्या इनका सब अलग अलग लिखूँ? नहीं, यही तो कारण है मैंने कोलन लगा दिया, C2 से G2। अब मैं G2 का पूरा एड्रेस भी डाल सकता हूँ, या फिर सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया, देख लो ऑटोमेटिकली उसने G2 ले लिया। देन मैंने कली ब्रेसेस सर्कुलर ब्रेसेस लगाया, बंद किया, देन एंटर। इसने 300 लिख दिया। आपको अगर यकीन नहीं है फिर भी आप इसका टोटल कर सकते हैं। इसका सम जो है 300 है। चलो फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पर इज इक्वल्स टू लिखा मैंने, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, पहले वाले पर मैंने क्लिक किया, देन डबल कोलन लगाया। कोलन लगाने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक बार और वो आ जाता है, तो आप परेशान नहीं होंगे, कोई बात नहीं, एक बार वो पहला वाला कॉलम ही आ जाता है एड्रेस। देन मैंने दूसरे वाले को क्लिक किया तो ये कोलन ने सबको सिलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, कितना अच्छा हो गया। अच्छा आप लोग देख रहे होंगे कि कितना अच्छा है, लेकिन ये फॉर्मूला सर बार बार लगाना पड़ेगा, हम तो परेशान हो जाएंगे। बच्चे ऐसा नहीं है, आपने एक बार फॉर्मूला लगाया सिंपली, तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? एक बार लगा के इसको आप क्लिक करके सिंपली ड्रैग कर दो। ठीक है, तो ये आपका जो है बच्चे क्या हो गया, पूरा सम इजीली आ गया है। अच्छा एक बात आप गौर करना, ये एक थोड़ा सा मैथ्स है इसके पीछे। ये पीछे लास्ट में सबके 0 और 5 है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि सारे जो है डिविजिबल होंगे बाय 5, तो हमारी परसेंटेज पॉइंट में नहीं आ पाएगी। और मैं चाहता हूँ हमारी परसेंटेज पॉइंट में आए, परसेंटेज पॉइंट में आए, क्योंकि मुझे आगे कुछ बताना है आपको। तो मैं एक काम करता हूँ, इस टोटल को डिलीट मारता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स 4 में मैं डाल देता हूँ सपोज 1, बीच बीच में नॉट 1, मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं टोटल करता हूँ। अच्छा मैंने टोटल वहाँ से तरीका तो बता दिया, क्या और तरीका हमारे पास टोटल करने का? बिल्कुल है। मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया एंड देन ऑटोसम, होम टैब में हमारे पास एक ऑटोसम अवेलेबल है, ऑटोसम पर क्लिक किया, ये देखो अपने आप इसने ऑटोसम लगा दिया। आप लोग बोलेंगे सर ये लगाया कैसे? आप इसको क्लिक करेंगे ना तो फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, C2 से G2। ठीक है, अब मैं देन क्लिक करके एक्सटेंड करूँ, हाँ अब लास्ट में 5 के मल्टीपल्स नहीं है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब इनका परसेंटेज निकालना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऑब्वियस सी बात है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं सबको पता है, इज इक्वल्स टू टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं टोटल नहीं लिखूंगा, याद रखना, नॉट टोटल। मैं यहाँ पर लिखूंगा बच्चे H2, ये वाला H2 का वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने होंगे? 500 के होंगे, स्वाभाविक सी बात है, 5 पेपर है तो
ठीक है, इनको कर्ली ब्रेसेस में हमने बंद कर दिया, नॉट कर्ली, आई एम सॉरी, सर्कुलर ब्रेसेस में बंद कर दिया। देन मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा, दिस इज एस्ट्रिस्क, इसको मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, क्यों? क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं नॉट 5, आई एम सॉरी, परसेंटेज निकालना है हमको, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देन मैंने एंटर जैसे प्रेस किया तो ये बोलेगा 60%, हाँ बिल्कुल सही है 60%। अब इसी तरीके से हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमारा सारा फॉर्मूला आ जाएगा। ये देखो, ये हमने परसेंटेज निकाल दी, सिंपली परसेंटेज हमारी आ गई है। ठीक है, परसेंटेज आ गई है। अब मैं जल्दी से एक फॉर्मूला टाइप करूँगा, आप उसको देखिएगा फटाक से। मैं थोड़ा सा उस फॉर्मूला को पहले टाइप कर देता हूँ। देखो एक फॉर्मूला है हमारे पास, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को देख लो आप लोग। मैं आपको पहले बड़ा करके दिखा देता हूँ फॉर्मूला, नोटपैड पर मैंने ओपन किया और मैंने कंट्रोल ये मैंने फॉर्मूला बनाया। ठीक है, फॉर्मूला देखो कैसे काम करता है। ठीक है, अच्छा ये साइज़ बहुत बड़ा हो गया ना, इसको मैं जल्दी से एडिट करके, सॉरी फॉर्मेट फॉन्ट पे जाके इसका साइज़ को मैं जल्दी से छोटा कर देता हूँ, 22, ओके 22 विजिबल है। देखो इफ़ अगर I2 क्या है आपका, परसेंटेज की वैल्यू है, ग्रेटर देन 80 है तो कॉमा आप क्या डाल दो, ग्रेड A डाल दो, कॉमा इफ़ I2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 65 है, 65% से ज़्यादा है तो B डाल दो, कॉमा इफ़ I2 की वैल्यू ज़्यादा है 50 से तो C डाल दो, इफ़ I2 की वैल्यू 45 से ज़्यादा है तो D डाल दो, एल्स लास्ट वाले में मैंने I2 वगैरह इफ़ वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया, इसलिए मैंने कॉमा के जरिए सेपरेट कर दिया है कि अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू ना हो तो फेल डाल दो। अब आप लोग बोलेंगे सर ये 4 ब्रैकेट क्यों लगाए आपने, क्योंकि मैंने 4 बार ब्रैकेट ओपन किए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, राइट कंट्रोल A कॉपी किया हमने, हम एक्सेल पर गए, ग्रेड पर यहाँ पर हमने क्लिक किया इस सेक्शन पर, क्योंकि हमको यहाँ फॉर्मूला लगाना है। आप एक फील्ड में एक सेल में फॉर्मूला लगाएंगे तो बाकी में भी लग जाएगा। मैंने पेस्ट किया, एंटर किया, C ग्रेड आ गया। अब आप लोग बोलेंगे C कैसे आ गया, ये तो 60 है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 60 अगर 50 से बड़ी हो तो क्या डाल दो आप, 60 डाल दो। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं क्या बाकी जगह फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। मैंने एक्सटेंड किया, बिल्कुल सही हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये देखो आपको एक जगह फेल भी दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि 45 से बड़ी हो तो D डाल दो, वरना अगर ये कंडीशन कोई भी ट्रू ना हो तो फेल प्रिंट कर दो। यही कारण है कि इसने फेल प्रिंट कर दिया। इतना क्लियर है, ग्रेड बता दिया। अब देखो बच्चे, मैं आपको एक एक फंक्शन है सील और फ्लोर। ठीक है, सील और फ्लोर क्या करता है बच्चे, सील और फ्लोर हमारा क्या करता है कि जो सीलिंग वैल्यू होती है, सील फंक्शन होता है CIL, सील डॉट मैथ फंक्शन। ठीक है, सील डॉट मैथ, सील वैल्यू क्या करता है, सपोज 65.4 है तो ये सील वैल्यू इसकी ऊपर की वैल्यू को बताता है। इसका आंसर हमारा आता है 66 और इसमें से डेसिमल हटा देता है। अगर मेरे पास फिर से 65.4 है और इसकी हमको फ्लोर वैल्यू बतानी है तो ये इसका आंसर क्या देता है, 65 दे देता है। तो सील वैल्यू क्या करता है, सीलिंग की वैल्यू, इसके ऊपर की सीलिंग मतलब छत, ऊपर की वैल्यू दे देता है, और फ्लोर मतलब घटा देता है डेसिमल हटा के। ठीक है, तो इसने सिर्फ डेसिमल हटाया है फ्लोर के केस में, और सील के केस में ये डेसिमल हटा के उसको एक बढ़ा देता है 65 को। ठीक है, अब इसको चलो अप्लाई करके देखते हैं क्या ये ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक काम करो, इसको कंट्रोल A कॉपी किया मैंने, कंट्रोल C कॉपी किया, कंट्रोल V से पेस्ट किया, बट मुझे यहाँ ग्रेड नहीं लिखना है। मैंने इसलिए कॉपी किया क्योंकि मुझे फॉर्मेटिंग भी इसके चाहिए थी साथ में। तो यहाँ पर मैं C लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पर मैं गया, नेक्स्ट पर मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद मैंने इसको क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने फ्लोर लिख दिया, सॉरी FLOOR। ठीक है, अब यहाँ पर सील फंक्शन कैसे लगाएंगे, इज इक्वल्स टू CEIL सील डॉट मैथ। ये देखो अपने आप आ गया, तो मैं टैब दबाऊंगा तो वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, किसका सील वैल्यू चाहिए मुझे, इसका सील वैल्यू चाहिए I2 का। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, सिंपली मैंने क्लिक किया, ब्रेसेस क्लोज किया, एंटर। तो ऑब्वियस ही बात है 60 का तो 60 आएगा भैया। ठीक है, मैंने जब ड्रैग किया तो आप देखेंगे 42 का क्या आ रहा है, 43 आ रहा है, 56.2 का क्या आ रहा है, 57 आ रहा है, 53.2 का 54 आ रहा है। अब फ्लोर करके देख लेते हैं, इज इक्वल्स टू FLOOR डॉट मैथ, I2 का फ्लोर, इसका फ्लोर वैल्यू क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज किया हमने, एंटर किया, 60। ये देखो फॉर्मूला यहाँ पर दिखाता है फ्लोर डॉट मैथ 60, और चलो एक्सटेंड करते हैं, ये देखो 42.4 का 42 हो गया, उसकी फ्लोर वैल्यू, उसकी नीचे वाली वैल्यू, मतलब डेसिमल हटा के। ठीक है, ये आप जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको ये क्लियर होगा, सील फ्लोर और क्या है, इतना क्लियर है। ठीक है, सीलिंग और फ्लोर हमने देख लिया। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन देखा जाए तो फंक्शन हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अपन एक और फंक्शन देखते हैं एब्सोल्यूट। बट एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है बच्चे, आपकी जो भी नेगेटिव वैल्यूज होती है उनको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, जो भी नेगेटिव वैल्यूज है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ एक नेगेटिव वैल्यूज डाल के दिखाते हैं आपको, तो यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। माइनस लगाया मैंने, यहाँ पर भी माइनस लगाया, नहीं इस तरीके से नहीं होगा, मैं वहाँ ना माइनस करके यहाँ कहीं कुछ वैल्यूज़ को माइनस कर देता हूँ, सपोज फॉर्मूला के पीछे माइनस लगा देता हूँ, देन एंटर,
ठीक है। तो एब्सोल्यूट फंक्शन फटाक से देख लो, एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, ABSOULET एब्सोल्यूट, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है, ABS इज इक्वल्स टू ABS ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम, उस सेल का नाम, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करो। ये देखो 60 का 60 ये होगा, अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव बन जाएंगी। 54 बन गया, 56 बन गया, माइनस वाले पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। एब्सोल्यूट के बाद हमारे पास एक और आता है कि सपोज मैं एक काम करता हूँ, नंबर लिखता हूँ यहाँ पर मैंने 1 लिखा, मैंने इसको एक्सटेंड कंट्रोल दबाकर नीचे एक्सटेंड कर लिया। क्या ये इनका फैक्टोरियल बता पाएगा? फैक्टोरियल क्या होता है आपको पता है ना, फैक्टोरियल क्या होता है? अगर कोई पूछे कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है तो 5 इस तरीके से लिखा जाता है, इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी 1, ठीक है। 5 और 3 ये सबका मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इसका आंसर हमारा आएगा 120। कैसे? 5 4 20, 20 इंटू 3 इज 60, 60 इंटू 2 इज 120 एंड 120 1 टू 1 इज 120। तो इसका आंसर हमारा 120 आएगा। एक बात और याद रखना जीवन भर कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। चलो इनका फैक्टोरियल निकाल के देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, फैक्टोरियल लिख दिया। ये मैं सिर्फ लेबल लिख रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, हाँ यहाँ पर ये मतलब नहीं कि ये फंक्शन काम कर रहा है मेरा, ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ फैक्टोरियल, यहाँ पर कुछ भी नाम वगैरह भी लिख लो, कुछ भी चलेगा। मेन फंक्शन हमारा काम कैसे करता है, इज इक्वल्स टू लिखने से। फैक्ट, ये देखो फैक्ट अपने आप आ गया, ब्रैकेट ओपन किया मैंने, इसका एड्रेस डाला, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। 1 का फैक्टोरियल ऑब्वियसली 1 होगा, जब मैंने एक्सटेंड किया तो ये देखो इन सब का फैक्टोरियल आ गया। ये ई में आ गया क्योंकि बहुत बड़े हो गए, एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अप टू 8 डिजिट तक जाएगा ये, 4 अप टू 8 डिजिट। 5 का मैंने कहा था ना 120 आएगा, समझ में आया? पक्का 100%। देखो मैंने बोला था ना 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, जैसे मैं यहाँ 0 लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली उनका फैक्टोरियल बताते जा रहा है क्योंकि इस कॉलम पर फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। हाँ इतना क्लियर है। एक फंक्शन और देख लो जल्दी से, एवरेज। एवरेज क्या करेगा, एवरेज क्या करेगा हमारा बच्चे, एवरेज हमारा क्या करेगा, एवरेज सिंपली जो हमने ये एवरेज क्या करेगा, सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर्स। तो चलो M1 से M5 का हम एवरेज निकाल के देखते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू AVERAGE एवरेज, ब्रैकेट ओपन किया, पहला एड्रेस दिया हमने क्लिक करके, देन मैंने क्या किया, कोलन लगाया एंड देन लास्ट वाला एड्रेस पर क्लिक कर दिया, लास्ट वाली वैल्यू पर क्लिक कर दिया, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसने इसका एवरेज दे दिया 60। अच्छा एवरेज और परसेंटेज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेम आएगा आपका, ठीक है, सेम आएगा ये एवरेज और परसेंटेज, ठीक, क्योंकि सम इन सब का सम करने के बाद डिवाइड हम 5 करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। एवरेज भी देख लिया आपने। एक और फंक्शन देखो, मॉड फंक्शन क्या करता है। मॉड फंक्शन में आपको बताऊं क्या करता है, मॉड फंक्शन हमारा क्या करता है बच्चे, सपोज देखो इज इक्वल्स टू MOD मॉड ब्रैकेट ओपन, मैं अगर ये M2 की वैल्यू को कॉमा 2 से मॉड निकालूं, 2 इज डिवाइजर, अब 2 से हम 60 को डिवाइड करेंगे, लास्ट में रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो मैंने एंटर किया, ये देखो आप बोलेंगे 0 कैसे आ गया, क्योंकि मैंने मॉड किससे निकाला है, 2 से निकाला है। अगर मैं 3 से निकालता तो भी 0 आता, क्योंकि 3 60 को डिवाइड कर लेता है, 3 जो है 60 को डिवाइड कर लेता है इजीली, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करूँ तो आंसर हमारा 0 1 के फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि रिमाइंडर बता रहा है बस। 2 के साथ आप किसी को भी डिवाइड करोगे, 2 से किसी को भी डिवाइड करोगे तो लास्ट में आपका 0 या 1 ही बचेगा, ठीक है। इतना क्लियर है, ये हमारा मॉड फंक्शन हो गया। एक फंक्शन और देखते हैं, पावर कैसे इस्तेमाल करते हैं हम। यहाँ पर पहले मैं कॉलम का नाम लिख देता हूँ पावर, ठीक है, एंड देन मैंने क्या करना है, इज इक्वल्स टू पावर, ठीक है। अगर मुझे किसी नंबर का पावर चाहिए, सपोज मैं एक काम करता हूँ, इन नंबर्स का पावर निकालूँ, इन नंबर्स का पावर निकालूँ, तो इसका एड्रेस लिख दूंगा मैंने N2 कॉमा पावर, मतलब कितना रेज टू द पावर, मेरे को इनका चाहिए रेज टू द पावर 3, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ऑब्वियस ही बात है 1 रेज टू द पावर 3, इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है 8 इधर, बिल्कुल हो रहा है। तो ये मैंने क्या कर दिया, पावर फंक्शन का इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। इतना ये हमारा पावर फंक्शन अप्लाई हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे ना बच्चे, फंक्शन बताने को बहुत सारे हैं, मिन मैक्स काउंट, SQRT एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है, SQRT स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिखें इज इक्वल्स टू SQRT ब्रैकेट ओपन और उस नंबर का नाम लिखें, सपोज इसका एड्रेस लिख दिया हमने N2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो ये उसका स्क्वायर रूट बता देगा। जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा हमारा, ये देखो 4 का हमारा 2 होगा, ठीक है। 16 का हमारा 3 का हमारा 9 होगा, 9 का हमारा 3 होगा, सॉरी, ये देखो, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है। और मिन मैक्स काउंट भी कर सकते हैं आप, काउंट फंक्शन लगा के कि टोटल कितनी वैल्यूज़ है, काउंट और इनिशियल एड्रेस और लास्ट एड्रेस, ठीक है। डेट एंड टाइम आप कैसे लगाएंगे बच्चे, डेट एंड टाइम का आप थोड़ा सा देख लो फटाक से, कि यहाँ पर आपने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट कोलन के साथ आपका क्या प्रिंट होगा, टाइम प्रिंट होगा, ठीक है, भूलना नहीं। क्या किया मैंने,
कंट्रोल क्लिक किया, दबा के रखा, प्लस शिफ्ट को दबा के रखा, प्लस मैंने कोलन को दबा के रखा। कोलन कैसा होता है, कैसे दिखता है ये कोलन, इस टाइप का, ठीक है, ठीक है, कोलन या सेमी कोलन आप यहाँ पर ऐसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब आप ये तो टाइम आ गया, बट डेट कैसे आएगी, कंट्रोल प्लस कोलन, ठीक है, कंट्रोल प्लस कोलन। मैं इसका डबल क्लिक करूँगा जब, तो ये डेट सबसे बड़ी वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग इसने अरेंज कर लिया अपने आप को, ठीक है। इस तरीके से हमने लगभग सभी फंक्शन थोड़े बहुत देख लिए हैं, ठीक है। कुछ और फंक्शन देख लो यहाँ पर, अगर मैं इज इक्वल्स टू यहाँ पर नाउ लिखता हूँ तो कुछ काम नहीं करेगा। जैसे ही मैंने डबल ब्रेसेस लगाए, एंटर किया, तो इसने हैश दे दिया, एक मिनट, हैश दिया था, बट यहाँ पर डबल क्लिक करो तो उसने बढ़ा दिया। नाउ मतलब इसने करंट आपका डेट के साथ आपका टाइम मेंशन कर दिया। क्या ये डेट देगा, इज इक्वल्स टू डेट, डबल ब्रेसेस, देन एंटर किया, ओके किया। ये बच्चे डेट फंक्शन काम कब करेगा, जब आप इसका एक पैटर्न दोगे, ईयर मंथ डे जो भी आप होगा देंगे, ठीक है। इसलिए डेट ना करके अपन काम करते हैं, टुडे देखते हैं, टुडे क्या टुडे काम कर रहा है, एंटर किया, हाँ ये आज की डेट बता दी इसने, 20 मिनट, ठीक है, ये आज की डेट इसने बता दी, ठीक। इसी तरीके से आप लॉजिकल फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन बचे, सम इफ सम, न जाने कितने आप वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और देख लो, एक लास्ट ट्राई देख लो यहाँ पर, मुझे यहाँ पर सम चाहिए है इस जगह पर, ठीक है, इज इक्वल्स टू सम इफ, सम कर दो अगर, मतलब किसका सम कर दो, यहाँ से कोलन यहाँ तक का सम कर दो तुम, बट एक कंडीशन डालनी है, तभी सम करो अगर वैल्यू आपकी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 78 है। अगर आपकी 78 से बड़ी है तो ही आप सम करो, वरना मत करो। डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये 318 आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसने कुछ ही चीज़ों का सम किया है, सिर्फ जिनका 78 से ऊपर है, ठीक है। कैसे पता, फॉर्मूला हमारा क्या है, सम इफ G2 G5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 78। अच्छा इसमें आप और कंडीशन लगा सकते हो कि हाँ लगा सकते हैं, कैसी, कि 78 से बड़ी हो बट 69 से छोटी हो। तो चलो करके देखते हैं, यहाँ पर आप प्लस लिखाएंगे, सम इफ G2 से ये कॉमा, अगर तो वैल्यू आपकी छोटी हो, नॉट छोटी हो, अगर तो आपकी वैल्यू जो है 69 से छोटी हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 69 से छोटी हो, ये लो, एंटर। अब इसने क्या कर दिया, 68 को और जोड़ दिया, तो 68 और 69 को भी जोड़ा होगा, क्योंकि यहाँ इज इक्वल्स टू भी लगा हुआ है। इज इक्वल्स टू मतलब आप उसको भी चुनेंगे, 69 को भी चुनेंगे, 68 को भी चुनेंगे। तो इस तरीके से आपने ये भी अप्लाई कर दिया सम इफ करके। आप सम इफ करके अगर आप देखेंगे ना बच्चे, बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, बहुत सारे फॉर्मूला हैं, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देख लो आप लोग, अगर आप इस कॉलम पर क्लिक करते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हो, हाईलाइट करते हैं सेल्स रूल को, ग्रेटर देन मतलब आप अगर कितने ग्रेटर से ज़्यादा कलर करवाना चाहते हो, अगर किसी का भी परसेंटेज नॉट ग्रेटर देन, सपोज यहाँ पर बच्चे फेल है इस टोटल में, परसेंटेज में, चलो परसेंटेज में हमने क्लिक किया, जिसका भी 50% से कम है वो फेल है, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गया, हाईलाइट सेल्स रूल्स, लेस देन, जिसका भी 50 से कम है, एक ही बच्चा फेल है क्या, चलो सब समझदार है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लाइट रेड, आप अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हैं, ओके। तो ये सारे बच्चे फेल हैं, कौन बच्चे फेल है, सिर्फ एक ही बच्चा फेल है, उसका परसेंटेज कितना है, 42.4, ठीक है। आप अगर देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तो बहुत कुछ है करने को, टॉप एंड बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, ये क्या कर देगा, इस तरीके का कलर शो कर देगा, ठीक है। आपको दिख रहा है, कलर स्केल भी आप डिफरेंट चुन सकते हैं, ठीक है। आपको नया कॉलम बीच में इंसर्ट करना है, राइट क्लिक, इंसर्ट, ये लो। आपको नया यहाँ पर नया रो इंसर्ट करना है 5 के पहले, 5 पर क्लिक करो, इंसर्ट, ठीक है। इंसर्शन इस तरीके से होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। बट मुझे नहीं करना था इंसर्ट, कंट्रोल जेड, मैंने दोनों बार कंट्रोल जेड दबा दिया, ठीक है। आप क्लियर कर सकते हैं, हश क्या कर सकते हैं आप, देखो आप इसको क्लिक करके ना, इस एरिया को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, और बॉर्डर पर क्लिक करने से आप डिफरेंट नो बॉर्डर नामक एक पैटर्न है, आप उसको भी लगा सकते हैं, यहाँ से आपको बॉर्डर नहीं दिखती है, मतलब आप बॉर्डर स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर नया डेटा बनाता तो आपको ये बॉर्डर वाला भी ज़रूर बताता, ठीक है। आपको मर्जन सेंटर करना है, सपोज यहाँ पर मुझे एड्रेस लिखना है, सपोज मुझे यहाँ पर एड्रेस लिखना है दोनों कॉलम में, ठीक है। एड्रेस तुम डिलीट हो जाओ, यहाँ पर मैंने पिन लिखना है, यहाँ पर मेरे को सिटी लिखना है, ठीक है। ये पिन और सिटी, ठीक है, इस तरीके से हम एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, एड्रेस इस तरफ है, हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एंड देन हमने मर्जन सेंटर किया, तो देखो अब ठीक लग रहा है एड्रेस, और यहाँ पर आप पिन डाल सकते हैं, यहाँ पर आप सिटी डाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप बड़ा जो भी आप प्रॉपर्टी वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज परसेंटेज आपका छोटा है इस तरीके से, तो आप चाहते हो परसेंटेज नीचे दिखाई दे, तो आप रैप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे, तो ये देखो
पूरा दिख रहा है आपको परसेंटेज, भले ही वो तोड़ के नीचे चला गया है, ठीक है, साइज़ बढ़ा दिया है, बट वो आपको दिख रहा है। ठीक, आप यहाँ से सेल वगैरह के भी साइज़ इजीली बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक, हाश इंसर्ट पे जाके आप बहुत सारे ऑप्शन से टेबल बना सकते हैं, आप चार्ट, अच्छा चार्ट, हम आपको जल्दी से एक चार्ट बना के दिखा देते हैं फटाक से। ठीक है, रुको, सपोज हमारे पास ये डेटा है, क्या हम इसका चार्ट बना सकते हैं? हाँ, इसको सिलेक्ट करो आप, एंड देन यहाँ पर बहुत सारे चार्ट अवेलेबल होते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, सबका अलग अलग फंक्शन है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने क्लिक किया तो ये देखो, ये हमें एक चार्ट अवेलेबल हो गया। ठीक है, मार्च में 31 डेज़, मई में 31 डेज़। ठीक है, ये डेज़ का कॉलम है, समझ में आया। आप इस पर फिल्टर भी लगा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर स्टाइल चेंज कर सकते हो कि आपको ऊपर डे शो हो इस तरीके से 31 30 वगैरह वगैरह। आप इस चार्ट को राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हो पूरा, और वर्ड वगैरह फाइल में कहीं भी जाके पेस्ट भी कर सकते हो सिंपली। हाँ, ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, एक लास्ट चीज़ रह गई फिल्टर। क्या आप फिल्टर कर सकते हैं डेटा को? हाँ, बिल्कुल फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप डी पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, सूट एंड फिल्टर। सूट एंड फिल्टर मतलब पहले आप सॉर्टिंग करके देखते हैं। चलो, सॉर्टिंग क्या होती है आपको पता है ना? सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग स्टैंड्स फॉर ABC के अकॉर्डिंग। अगर आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ को सॉर्टिंग करते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट A to Z। एक्सपेंड द सिलेक्शन बोल रहा है कि क्या आप सिलेक्शन को और एक्सपेंड करना चाहते हैं? बोला नहीं, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, सॉर्ट। देखो ए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो डेटा है इजीली सॉर्ट हो चुका है एक ABC के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप फिल्टर करना चाहते हैं, कुछ फिल्टर वगैरह देखना चाहते हैं, तो चलो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फिल्टर पर क्लिक करेंगे, फिल्टर। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+Shift+L। जैसे आप फिल्टर लगाओगे ना, यहाँ पर आपको इस कॉलम में एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आपने ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दिखेंगे, एक मिनट, मैंने नीचे क्या है, डेट एंड टाइम कर दिया है। इस पर इस कॉलम पर हमको फिल्टर लगाना है। सपोज फिल्टर पर हमने क्लिक किया, नहीं हुआ, Ctrl+Shift+L फॉर फिल्टर। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, आपको कौन ये सारी वैल्यूज़ रिपीटेड है, बट मुझे 61 वाली चाहिए सिर्फ, सॉरी 11 वाली चाहिए बस। मैंने ओके किया, नीचे कुछ एक वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत कर रहा है फिल्टर का। हम एक काम करते हैं, नई शीट पर जाते हैं। नई शीट पर सपोज ये हमारा बना हुआ है सेंटर, मिड, नॉर्थ, और यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं हमारे। हमने कॉलम को सिलेक्ट किया, Ctrl+Shift+L किया फिल्टर के लिए, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं फिल्टर। अच्छा, फिल्टर आप और कहीं से भी कर सकते हैं, हम आपको बताएं। ठीक है, फिल्टर के लिए एक और, तो मैंने नया डेटा लिया, इसको फिल्टर करके देखते हैं। इस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, Ctrl+Shift+L किया मैंने जैसे इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया, मुझे किसका डेटा चाहिए? मुझे सिर्फ नॉर्थ का डेटा चाहिए, तो मैंने बाकी दोनों को अनसेलेक्ट कर दिया। ओके, क्या ये नॉर्थ का डेटा लाएगा? हाँ, ये बिल्कुल सिर्फ नॉर्थ का डेटा ही ला रहा है मेरे पास। ठीक है, इतना ही है बस, और आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा फिल्टर भी काम करता है, सॉर्टिंग एंड फिल्टर भी हो गया। ठीक है, आप यहाँ से डेटा को फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, वो जो MS वर्ड में नॉर्मली होता था। तो दिस वॉज बेसिक ऑफ एक्सेल, ये सिर्फ एक बेसिक था। ठीक है, आप इन डेटा को सेंटर में चाहते हैं, डेटा सेंटर में आ जाएगा, ये आपका। ठीक है, पूरे कॉलम को डेटा को सेंटर में चाहते हैं तो सेंटर में आ जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं, आप थोड़ा और हाथ मारेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, बताने को बहुत कुछ है। आप चाहते हैं ये नेम थोड़ा स्टाइली दिखे, कैची दिखे, ठीक है, जैसे लिखते हैं सब लोग, तो ये देखो इस तरीके से आप यहाँ पर नेम वगैरह लिख सकते हैं सिंपली। रैप टेक्स्ट वगैरह मैंने बता ही दिया। ये देखो डेसिमल वाला ये 56.2 है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, एक डेसिमल गायब हो जाए या फिर आ जाए, तो यहाँ से एक डेसिमल और आ गया, यहाँ से एक डेसिमल और गायब हो गया। ठीक है, ये हमारा डेसिमल गायब कर देता है। ठीक है, हाँ, बस इतना ही है। ठीक है, तो फिलहाल एक्सेल कितने काफ़ी है, और आपको और कुछ देखना है तो आप गूगल पर गूगल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।